नमस्ते दोस्तों। इसके पहले अभी हमने बात की थी मेजर डिजास्टर। उसमें केसेस थे फ्लिक्सबोरो डिजास्टर, साइक्लोहेक्सेन की वजह से, सेवेसो डिजास्टर डायोक्सिन की वजह से, और मेक्सिको डिजास्टर एलपीजी फायर एंड एक्सप्लोजन की वजह से। अभी हम बात करेंगे जो वर्ल्ड में इनफेमस डिजास्टर जिसको हम कहेंगे, जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि भोपाल डिजास्टर। तो इसको कहते टाइम ही भोपाल गैस ट्रेजेडी कहा जाता है। और जो गैस था वो था मिथिल आइसोसाइनेट, यानी कि MIC। तो MIC रिलीज होने की वजह से यहाँ पे ये मेजर डिजास्टर हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फैटलिटीज हुई है, और उसका इम्पैक्ट आज की डेट में भी है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जनरेशन इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी है। तो ये 1984 का डिजास्टर है, लेकिन आज 2021 में भी उसका इम्पैक्ट है, उसका इफेक्ट है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई कैसे थी? तो यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो ये एक्चुअली अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में काम करती थी और यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाती थी। तो ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी, अगर आप ठीक तरह से हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये सबसे उस टाइम की सबसे सेफ कंपनी, सबसे बढ़िया कंपनी थी, जहां पे सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस का ख्याल रखा गया था। वहां पे कूलिंग चिलिंग अरेंजमेंट्स की अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद में जो स्क्रबर मैकेनिज्म था वो भी अच्छा था। यानी कि उस टाइम की 1984 में अगर आप अलग अलग केमिकल कंपनीज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी की वजह से यहाँ पे उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो तो वो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो हुआ करते थे। लेकिन जैसे ये कंपनी पहले चलती थी, जैसे डिजाइन बेस में अगर आप बात करते हैं, तो डिजाइन बेस में इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की थी, और ये सभी फैसिलिटीज अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये एक्चुअली कंपनी में अलग अलग प्रॉब्लम हो गए थे, और जिसकी वजह से ये मेजर डिजास्टर में कन्वर्ट हुआ है। तो एग्जैक्ट सीन क्या था ये अभी हम देखेंगे। तो ये एक्चुअली फोटोग्राफ है जो आपको बताता है कि यहाँ पे जो कंपनीज में है तो बहुत सारी पाइपलाइंस, बहुत सारे पंप सिस्टम, बहुत सारे फिटिंग्स, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स ये यूज होता था। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग हुआ था। जैसे मैंने बताया कि जैसे हम नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज बारे में जैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइसेस, टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस, लेवल कंट्रोलिंग डिवाइसेस, फ्लो रेट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, और जो प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट था, या फिर जो कंट्रोल रूम थी, या फिर जो अलग अलग गुड प्रैक्टिसेस इंजीनियरिंग की रहती थी, या फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना चाहिए, ये सभी बातें पहले यहाँ पे होती थी। अभी इसमें अगर आप रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो यहाँ पे मिथिल अमाइन ये एक्चुअली केमिकल यूज होता था। और ये जो केमिकल है वो रिएक्ट होता था फॉस्जिन के साथ। तो जैसे हम नॉर्मली फॉस्जिन की बात करते हैं, तो कोई भी केमिकल कंपनी में या पेस्टिसाइड्स में अगर जहाँ पे फॉस्जिन होता है, तो सबसे ज्यादा फॉस्जिन पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फॉस्जिन ये टॉक्सिक और हाईली पॉइजनस केमिकल है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मिथिलामाइन, तो ये मिथिल यानी कि CH3 अमाइन जो फॉर्मूला है -NH2, ये मिथिल अमाइन जो है वो फॉस्जिन के साथ रिएक्ट होता है। तो फॉस्जिन में भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन डेरिवेटिव होने की वजह से ये पॉइजनस कैटेगरी या टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक कैटेगरीज में चला जाता है। उसके बाद में ये इसका रिएक्शन जब होता है मिथिल अमाइन और फॉस्जिन का, तो ये बनाता है मिथिल आइसोसाइनेट। और ये जो मिथिल आइसोसाइनेट है ये बाद में रिएक्ट होता है 1-नेफ्थॉल से। तो ये जो OL है ये OH ग्रुप इंडिकेट करता है, और यहाँ पे जो
नेफ्थॉल है, ये 2 बेंजीन रिंग इंडिकेट करता है, ये फर्स्ट नंबर पे है इसलिए इसको 1 नेफ्थॉल कहते हैं। तो ये 1 नेफ्थॉल जो है ये मिथिल आइसो साइनेट के साथ रिएक्ट होता है और जहां पे कार्बारिल कंपाउंड जनरेट होता है। तो एक्चुअली ये रूटीन प्रोसेस थी जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छा था, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट अच्छा, कंट्रोल अच्छा था और यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में पेस्टिसाइड जनरेट होता था जो इंडिया में मैक्सिमम यूज किया जाता था। अभी ये जो रिएक्शन है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये मिथिल आइसोसाइनेट ये 3rd नंबर का यानी कि फर्स्ट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो कहा जाएगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का बाद में फिर कन्वर्जन होकर कार्बारिल बन जाता है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले हमने जो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे देखा था, ये अभी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये फॉस्जीन जो है ये मोनोमिथिल अमाइन के साथ रिएक्ट होता है, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ डैश NH2 दिखाया था, ये एक्चुअली अभी मिथिल अमाइन है यानी कि CH3-NH2 और ये फॉस्जीन जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया था ये COCl2 और उसके बाद में फिर इसका कन्वर्जन होता है मिथिल कार्बोमिल क्लोराइड में और फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड बाय प्रोडक्ट होता है और उसके साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये मिथिल कार्बोमिल क्लोराइड जब तैयार होता है और फिर इसका जब हीटिंग होता है तो ये MIC में कन्वर्ट होता है। तो ये MIC का बाद में कार्बारिल में कन्वर्जन जो हमने पहले स्लाइड में बताया। तो ये जो मिथिल आइसोसाइनेट है तो यहाँ पे हम जैसे ही MCC को हीट देते हैं उसके बाद में ही ये MIC बनता है और ये MCC बनते टाइम ही ऑलरेडी यहाँ पे हीट भी जनरेट होता है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है और फिर आपको एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा कि इसके बारे में प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्लो शीट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये हमने रॉ मटेरियल जो था फॉस्जीन और ये मोनोमिथिल अमाइन जो है ये हम एज अ रॉ मटेरियल ये रिएक्शन रिएक्टर में डाल रहे हैं और ये रिएक्टर में रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद में हम फॉस्जीन स्ट्रिप कर रहे हैं यानी कि स्क्रबिंग मैकेनिज्म या एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है और ये रिएक्शन करते टाइम हम इसमें क्लोरोफॉर्म भी ऐड कर रहे हैं और ये ऐड करने के बाद फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है और वो प्रोडक्ट जो है वो पायरोलिसिस के भेजा जाता है और जो HCl है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है उसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है तो उसको हीट देते हैं हम जैसे रिएक्शन में बताया गया। तो ये हीट देना यानी कि पायरोलिसिस प्रोसेस है। पायरो मीन्स फायर यानी कि हाई टेम्परेचर पे आपको हीटिंग करना है। तो ये हाई टेम्परेचर पे जैसे हीटिंग होगा तो यहाँ पे ये क्रूड MIC बन जाता है और इसके जो रेसिड्यूज है इसको सेपरेट आउट किया जाता है और फिर ये क्रूड MIC को रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद ये MIC स्टोर होता है और इसके बाद में फिर MIC के अलग अलग डेरिवेटिव्स भी आप बना सकते हैं या फिर एज ए प्रोडक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये स्टोरेज थ्रू अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे अगर MIC में कुछ इम्प्योरिटीज है या फिर आपको लगता है कि ये एज ए वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो वो जो पार्ट है एज ए वेस्ट MIC का तो उसको जो टेक्निक है या ट्रीटमेंट है उसको है एक तो वेंट या फिर आपका जो फ्लेयर है यानी कि उसको जला देना। तो यहाँ पे वेस्ट MIC जो रहता है या फिर एक्सेस MIC जो रहता है उसको फ्लेयर प्रोविजन थी यानी कि इंसिनरेशन प्रोविजन थी, आप उसको जला सकते थे या फिर अगर इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है कंसंट्रेशन कम होता है तो फिर आप वेंट सिस्टम थ्रू भी उसको एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते थे। तो ये अलग अलग प्रोविजन थी। अगर यहाँ पे MIC जनरेट होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे वेंटिंग सिस्टम भी था, फ्लेयर सिस्टम भी था या फिर MIC अलग अलग डेरिवेटिव्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते थे। ये प्रोविजन ऑलरेडी इसमें थी। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या हुआ था तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1984 में 2 दिसंबर नाइट शिफ्ट में ये एक वर्कर ने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भोपाल में 11 के आसपास रात को नाइट शिफ्ट में यहाँ पे उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं MIC लीक हुआ है। तो ये कैसे पता चला तो उन्होंने फिर
ऑब्जर्वेशन या चेकिंग करने के लिए, या जो सुपरवाइजर था उन्होंने अलग अलग चेकिंग की। जैसे यहाँ पे MIC का हमने बताया था कि MIC प्रोड्यूस होने के बाद स्टोरेज के लिए जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक्स थी वो एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, क्योंकि उनको भी मालूम था MIC और फॉस्जिन दोनों भी टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस थे। अगर ये प्रेशर और या टेम्परेचर की वजह से लीक होते हैं तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उसको अंडरग्राउंड में। और उसके बाद में जो सीमेंट था वो सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर भी था, और इतना ज्यादा प्रेशर था कि ये अगर फट भी जाता है तो ये सीमेंट कंक्रीट इजीली क्रैक नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये स्टोरेज टैंक्स जो थे, ये स्टोरेज टैंक्स यहाँ पे रखे गए थे अंडरग्राउंड में। तो ये स्टोरेज टैंक्स के जो नंबर थे ये 610 और 611 थे। और इसमें जो कैपेसिटी थी ये 60 टन कैपेसिटी वाले जो टैंक के स्टोरेज थे ये यहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें MIC स्टोर हुआ करता था और उसके बाद में फिर कार्बरिन प्रोड्यूस होता था। तो ये जो 11 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम MSDS जैसे पढ़ते हैं तो MIC का एक प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है आयरिटेशन। तो ये जो MIC स्टोरेज के आजू बाजू में जो वर्कर्स थे उनके आयरिटेशन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आंखों में से पानी आना या फिर आंखों में जलन होना, ये जो बातें होती थी तो ये MIC की वजह से ही हो सकती थी, ये वर्कर्स को भी मालूम था। और फिर यहाँ पे उनको लगा कि MIC का लीकेज ज्यादा है 11:30 को, क्योंकि आधे घंटे के बाद फिर ये जो वर्कर्स थे इन्होंने बताया कि ये आपको लगता है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो आप अभी इस पे एक्शन लेना चाहिए। और उसके बेसिस पे उन्होंने कम्युनिकेट किया हायर अथॉरिटीज को। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे MIC के हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो येलोइश ड्रॉप रहते हैं, और जैसे ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है तो वो व्हाइट गैस बन जाता है। तो ये येलोइश टू व्हाइट इजीली यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर आप MSDS MIC की पढ़ेंगे तो जनरली उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर यानी कि 20 या 25 डिग्री सेल्सियस में भी ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी है, इसलिए कूलिंग या चिलिंग प्रोविजन यहाँ पे कंपलसरी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं और यहाँ पे ये व्हाइट गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्जन जो उन्होंने देखा है कि ये लिक्विड्स और गैसेस का ये नियर अबाउट 50 फीट था ग्राउंड में। तो फिर उन्होंने डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ देर के बाद यानी कि टी ब्रेक के बाद, यानी कि जैसे अभी आप देख रहे कि 11 को उन्होंने ऑब्जर्व किया, 11:30 को उनको सीरियसनेस पता चली, फिर भी सुपरवाइजर ने बताया कि टी ब्रेक के बाद हम ये काम करेंगे, और वो टाइम था 12:40, यानी कि यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और उसके बाद में उनको पता ही नहीं चला कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट है। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इनिशियली अगर आप कुछ एक्शन लेते तो शायद यहाँ पे ये कंट्रोल हो सकता था। तो ये जो हमने स्टोरेज टैंक देखी थी 610, उसका वहां पे जहाँ MIC स्टोर होता था तो उसका टेम्परेचर बन गया था 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर MIC आपको स्टोर करना है तो वो नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है, और ये जैसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो MIC आपको लिक्विड स्टेट में रखना जरूरी था और उसका प्रेशर मेंटेन करना भी जरूरी था। लेकिन जैसे ही अभी ये टेम्परेचर बढ़ गया है उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ा इसलिए यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, और ये जो प्रेशर है ये नियर अबाउट 40 PSI तक चला गया। और ये जैसे ही हमको मालूम है कि यहाँ पे इमरजेंसी सेफ्टी वॉल की प्रोविजंस रहती है अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये इमरजेंसी सेफ्टी वॉल वहां पे ओपन हो चुका था। तो ये प्रेशर गेज यहाँ पे बता रहा था कि ये जो आपका सेट पॉइंट है यानी कि ये 40 PSI ये मैक्सिमम प्रेशर था, उससे भी ज्यादा प्रेशर यहाँ पे आ चुका था।
लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम था कि ये कुछ दिनों के बाद ये जो आपके कंट्रोल रूम थी, ये कंट्रोल रूम में कुछ जो गेजेस थे वो गेजेस खराब हो चुके थे और वो उन्होंने रिपेयर या मेंटेन नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये लोगों को लग रहा था कि ये जो प्रेशर गेजेस ये इंडिकेटर्स बताते हैं जिसको हम नॉर्मली सुई कहते हैं, तो ये सुई कुछ गलत रीडिंग्स बताती है। तो इन्होंने 55 psi रीडिंग्स देखने के बाद एक ऑपरेटर ने बताया कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है नॉर्मल प्रेशर की हिसाब से, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वहां पर भी सुपरवाइजर को लगा था ये एक्चुअली कंट्रोलिंग डिवाइसेस या इंडिकेटिंग डिवाइसेस जो है ये गलत काम कर रहे हैं और ये प्रेशर गलत दिखा रहे थे। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर भी ये सेकंड स्टेज थी जहां पे ये कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि ये जो टेम्परेचर था ये उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, फिर ये जो प्रेशर था ये प्रेशर भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, और ये स्टार्टिंग में जब 11 या 11:30 के बीच में जैसे आई इरिटेशन की बात हो रही थी, यानी कि आपको पता चल गया था कि MIC लीक हुआ है, फिर भी वहां पे स्ट्रिक्ट या क्विक एक्शन वहां पे ली नहीं गई। तो ये मेजर जो इसे हमने बताया कि ये जो मेजर डिजास्टर या मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं ये सीरीज ऑफ इवेंट्स रहते हैं, तो ये अलग अलग ऐसे इवेंट्स है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते थे। उसके बाद में ये जो क्लाउड तैयार हो रहा था, यानी कि ये जो व्हाइट गैस तैयार होता, ये व्हाइट क्लाउड अभी ड्रिफ्ट हो रहा था। जैसे उसका आपको मालूम है कि ये लिक्विड टू गैस स्टेट में जाता है, अगर इसका डेंसिटी कम है तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर की डेंसिटी से अगर इसका डेंसिटी कम होता है, यानी कि जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 होती है, तो ये ऑटोमेटिक अपवर्ड मूवमेंट में चला जाएगा और उसी हिसाब से ये जो MIC की मूवमेंट है ये एटमॉस्फेयर में स्टार्ट हो चुकी थी। और ये व्हाइट गैस होने की वजह से ये आपको बाकी लोगों को जो ग्राउंड पे थे उनको इसका सीरियसनेस पता नहीं चला या फिर लेट पता चला। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो सेफ्टी डिवाइस था वो यहाँ पे वर्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हाईएस्ट साइड में चला गया था फिर भी सेफ्टी डिवाइस यहाँ पे ऑपरेट नहीं हुआ था। और यहाँ पे उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ पे MIC लीक हुआ है तो वहां पे वाटर जेट जो ऑपरेट होना चाहिए था और ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे आपको ये MIC डाइल्यूट करना चाहिए था, तो ये वाटर जेट का उन्होंने जब एक्चुअल में स्टार्ट किया तो ये वाटर जेट का जो हाइट था वो हाइट रीच ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैक की हाइट थी वो 120 फीट थी। तो ये 120 फीट तक ये वाटर जेट गया नहीं। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे फायर मॉक ड्रिल ठीक तरह से ली नहीं गई, या फिर जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स थे या फायर जेट का जो प्रेशर था, जो ऑटोमाइजर था, फ्लो रेट था, इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया और मॉक ड्रिल्स में ये पता ही नहीं चला कि ये एक्चुअली जो स्टैक का हाइट है ये 120 फीट तक है और ये जो वाटर जेट का प्रेशर है उस हिसाब से ये 120 फीट हाइट तक जा ही नहीं पाया। इसका मतलब है यहाँ पे अभी MIC कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में लीक होना स्टार्ट हो गया। अभी ये जो स्क्रबिंग सिस्टम थी, जैसे हमने बताया था पहले फ्लो शीट में कि अगर यहाँ पे MIC एक्सेस में होता है या फिर आपको MIC को एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट सेंड करने के पहले एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्क्रबर भी ऑप्शन था, लेकिन ये जो स्क्रबर था ये ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। यानी कि ये स्क्रबर मैकेनिज्म भी एक यहाँ पे अच्छा ऑप्शन था, या वेंट गैस स्क्रबर जिसको हम कहेंगे ये भी अच्छा ऑप्शन था, जहां पे जो बेस्ट केमिकल है वो बेस्ट केमिकल आप यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ये आप एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते थे। लेकिन ये स्क्रबर भी चल नहीं रहा था और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये स्क्रबर अंडर मेंटेनेंस होने की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। और फिर ये जो कॉस्टिक सोडा जो हम केमिकल यूज करते थे, तो ये कॉस्टिक सोडा वहां पे सर्कुलेट नहीं हो रहा था और जितना भी था उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था ये वर्कर्स को भी पता नहीं था। तो ये सभी चीजें सब नेग्लिजेंस जो हम कहते हैं, ये सब नेग्लिजेंस था कि कॉस्टिक सोडा कितना यूज करना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, ये सर्कुलेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ये हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये सभी बातें यहाँ पे
निग्लिजेंस था और इसकी वजह से ये स्क्रबर मैकेनिज्म जो है यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा था, यानी कि MIC जो कॉस्टिक सोडा में एब्जॉर्ब होना चाहिए ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था और उसकी वजह से ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जा रहा था। अभी उसके बाद एक ऑप्शन और था जिसको हमने कहा गया था कि फ्लेयर सिस्टम, यानी MIC जो है इसको जलाना। तो यहाँ पे अगर आप फ्लेयर देखेंगे तो ये फ्लेयर भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था और ये जो फ्लेयर का टॉवर है तो ये गैस को जला नहीं रहा था। अगर ये शायद गैस को जलाया जाता था तो शायद क्वांटिटी जो थी वो गैस की कम हो जाती थी। 100% तो आप जला नहीं सकते थे, लेकिन एटलीस्ट उसका जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी रिड्यूस हो जाता था और जो फैटेलिटीज थी या इसका जो इफेक्ट था वो भी शायद कम हो सकता था। उसके अलावा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी यहाँ पे थी, जिससे हमने बात की थी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर ये टेम्परेचर कंट्रोल होता, जैसे हमने बात की थी कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लगते हैं हम MIC को तो ये लिक्विड स्टेट में रहता है और कोई भी लिक्विड केमिकल कंट्रोल करना सिंपल है एज कंपेयर टू गैस, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस आप कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसकी कैपेसिटी भी अच्छी थी, 30 टन कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, लेकिन ये भी अंडर मेंटेनेंस था, इसको आइसोलेट किया गया था, उसको रिमूव किया गया था और जिसकी वजह से ये 0 डिग्री सेल्सियस जो मेंटेन करना था वो 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे चला गया था और ये अनसेफ कंडीशन है। इतना ही टेम्परेचर ये सभी वर्कर्स को मालूम था और ये भी एक लूप होल था रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी फ्लेयर काम नहीं कर रहे थे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, स्क्रबिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था और जो रिएक्शन हो रही थी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी। जैसे हमने पहले रिएक्शन में पढ़ा था कि जैसे ही MIC बनने की जो प्रोसेस है उसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ता ही। तो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ते जा रही है, यानी कि कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन भी होते जा रही है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती गई और उसके बाद में यहाँ पे पता चला कि ये 50,000 पाउंड्स तक जो MIC है वो लीक हुआ है। अभी ये जो MIC था, MIC के शायद कुछ कंटेंट्स फॉस्जिन के भी होंगे, क्लोरोफॉर्म के भी होंगे, हाइड्रोजन साइनाइड्स के भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और कुछ गैसेस का भी मिक्सचर हो सकता है। तो एनालिसिस करने के लिए भी वहां पे कुछ टाइम नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन ये चांसेस क्यों है? क्योंकि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर और इतने लीकेज होने के बाद ये प्रेशर की वजह से ये बाकी के जो गैसेस है ये गैसेस भी इसके साथ मिक्स हो गए और जिसकी वजह से ये डेंजरस गैस मिक्सचर तैयार हो गया। और ये जो गैस मिक्सचर है और जो प्रेशर इतना बड़ा था, टेम्परेचर इतना बड़ा था, उसकी वजह से जो 1.5 से 2.5 के बीच में ये पूरा जो सेफ्टी वॉल था, जैसे हमने बताया कि एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में वो ओपन हो जाता है, तो ये सेफ्टी वॉल जो है वो सेफ्टी वॉल ओपन हुआ था और उसके बाद में जैसे ये प्रेशर रेगुलर बेसिस पे आता है, जैसे हमने बताया था कि ये प्रेशर 55 PSI तक चला गया था और जिसकी वजह से ये मैक्सिमम MIC जो है वो 50,000 पाउंड्स तक वो रिलीज हो चुका था और रिलीज होने के बाद ये प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे ही ये 40 PSI के नीचे चला गया तो ये जो सेफ्टी वॉल है वो ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, यानी कि सेफ्टी वॉल वापस से क्लोज हो चुका था। अगर ये भी ऑपरेट नहीं होता था ठीक तरह से तो ये 50,000 की जगह 90,000 पाउंड्स तक MIC रिलीज होता था और जिसकी वजह से और प्रॉब्लम जनरेट हो सकता था। तो ये डिपेंड्स है, ये जो भी आपके जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स है या जो माउंटिंग और एक्सेसरीज है ये कितनी अच्छी तरह से काम करती है, आपको इसका रेगुलर इंस्पेक्शन, चेकिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी एटमॉस्फेयर में 50,000 पाउंड्स तक MIC रिलीज हो चुका है। तो इसकी वजह से जो नियर अबाउट 3,000 तक फैटलिटीज हो चुकी है, थाउजेंड्स में इंज्योर हो चुके हैं और जो हेल्थ इफेक्ट्स है वो परमानेंट डैमेज वाले कुछ हेल्थ इफेक्ट्स हैं और जिसकी वजह से आज भी
बहुत लोगों को जो फिजिकल फिटनेस जनरली रहती है वो फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमारे जो लर्निंग्स है वो लर्निंग्स आपको ये सिंगल डायग्राम में पता चल जाएंगे। जैसे हमने बात की थी कि ये जो टैंक्स थे ये 610, 611, 619, तो ये जो टैंक्स थे ये टैंक अंडरग्राउंड स्टोरेज में थे, उसका कूलिंग प्रोविजन था, ये सभी बातें थी। लेकिन सबसे पहले आपको पता चला कि एक रीजन था कि जो वाटर कर्टन था या वाटर जेट था वो पर्टिकुलर 120 फीट हाइट तक पहुंच नहीं पाया। तो ये एक रीजन था। उसके अलावा जो स्क्रबर मैकेनिज्म था वो स्क्रबर मैकेनिज्म भी वर्क नहीं कर रहा था, यानी कि जो वेंटिंग सिस्टम था वो वेंटिंग सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा था। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होनी चाहिए थी कॉस्टिक सोडा के साथ वो भी यहाँ पे नहीं हो पाई क्योंकि वो रिपेयरिंग और अंडर मेंटेनेंस में था। और यहाँ पे जो फ्लेयर सिस्टम थी वो फ्लेयर सिस्टम भी यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो MIC बर्न होना चाहिए था यानी कि कंबशन होना चाहिए था, ये कंबशन भी यहाँ पे नहीं हो पाया। और उसके साथ में जो रिएक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता था और शायद जो MIC है वो लिक्विड स्टेट में रह पाता था। तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन प्लांट था, वो रेफ्रिजरेशन प्लांट भी यहाँ पे बंद था। तो ये बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं और इवेंट्स है जिसकी वजह से ये मेजर डिजास्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप भी ये भोपाल डिजास्टर से सीख सकते हैं कि आपके यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस क्या है, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या है, अलग अलग मैकेनिज्म्स क्या है, और जहाँ पे स्पेशली केमिकल यूज होते हैं, हजार्डस केमिकल्स यूज होते हैं, फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या फिर एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं, वहां पे आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे आपके इसका इफेक्ट हो रहा है। अगर कहीं पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे फ्लो रेट इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे वॉल ओपन हो रहा है, कहीं पे करोजन हो रहा है, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको एनालाइज करना है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में ही बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो मैन पावर का नेग्लिजेंस आपको दिखाई दिया कि 11 बजे उनको पता चला था, फिर भी 11:30 बजे तक कोई एक्शन नहीं ली गई। उसके बाद में उन्होंने टी ब्रेक का सोचा, टी ब्रेक के बाद फिर उन्होंने एक्चुअली एक्शन लेने की सोची। उसके बाद में उनको पता चला यहाँ पे बहुत सारा 50 फीट तक MIC लिक्विड लीक हो चुका है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर उन्होंने बाद में जो स्टार्ट किया एक्शन लेना तो वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 11, 11:30 के बाद में अगर आप देखते हैं तो 12:30, 1:30 बजे तक ये मैक्सिमम 50,000 पाउंड्स तक MIC लीक हो चुका था, यानी कि एटमॉस्फेयर में सेंड हो चुका था। तो ये लर्निंग से भोपाल गैस ट्रेजेडी से। थैंक यू।